इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आखिर अभी देश का क्या हाल है। हम बात कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग नॉन स्टॉप जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जितना देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में। जेन्युइनली सर, एक सवाल है सबके मन में, कठिन वक्त है लेकिन ये वक्त कितने दिन तक बुरा वक्त बना रहेगा? आप लोगों का आकलन क्या कहता है? मुझे लगता है आज दुनिया के सामने जो संकट है वही भारत के सामने भी है। और जहां दुनिया भर के 15 जो विकसित देशों की अगर संख्या ली जाए या जहां सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित हैं, उनकी जनसंख्या और भारत की एक बराबर है, लेकिन वहां पर मृत्यु दर 83 गुना ज्यादा है, 83 टाइम्स ज्यादा है। और वहां पर जो संख्या है जो कोविड पॉजिटिव्स की, वो भी 43 गुना ज्यादा है। तो उस मुकाबले में भारत ने अब तक बहुत अच्छा किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय अब तक लिए, उससे लाखों लोगों की जान बचाने का काम हो पाया है। और इसमें सभी राज्य की सरकारों और भारत के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, हम सबके बहुत धन्यवादी हैं। लेकिन अब वापस इस जंग से तो लड़ना है। ये जिंदगी जीने का नया ढंग जो दुनिया के सामने आया है, इसमें सबको बचकर भी चलना है, आगे भी बढ़ना है, जान भी और जहान भी, इसी को लेकर चलना और भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है। इसके लिए हमने 21 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया, तो कुछ रिफॉर्म्स भी लेकर आए। और मैं तो कहूंगा कि 2020 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाएगा। जहां तक आपने पूछा कि कब तक ये रहेगा, मुझे लगता है अभी दुनिया के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसी संकट की परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाने थे, हमने वो उठाए, आगे और उठाने जा रहे हैं, ताकि इससे देश आगे बढ़ सके। जी अनुराग जी, मेरा सवाल भारत के लिहाज से ही था कि अगर बुरे वक्त की बात करें तो अभी तक जो आप लोगों ने ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट, इसका जो बॉटम डाउन पर्कुलेशन है, वो कब तक आप होता हुआ देखते हैं, जिससे कि लोगों के पास कम से कम ये तो नहीं होगा कि नौकरियां जा रही हैं, कम से कम ये तो नहीं होगा कि एकदम पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं? ये आप कब तक होता हुआ देखते हैं, इसका पर्कुलेशन? निशांत जी, दो बातें। सबसे पहले हमने 15,000 करोड़ दिया ताकि स्वास्थ्य की सुविधा बन सके जी। पीपी किट्स लगभग 4.5 लाख आज हम एक दिन में बनाते हैं और 5 लाख के लगभग N95 मास्क बनाते हैं, जो कल तक एक भी नहीं बनता था। और यही नहीं, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन अनाज देने का काम 3 महीने तक के लिए हमने लगातार किया। और 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए भी 3500 करोड़ का प्रावधान करके 5 किलो अनाज देने की बात कही, 1 किलो दाल देने की बात कही। इसको भी राज्यों के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं पर 20 करोड़ से ज्यादा जो जनधन खाता धारक है, उनको 41,000 करोड़ पे हमने 2 महीनों में दे दिया। 18,000 करोड़ 9 करोड़ किसानों के खाते में हमने डाल दिया। 2.25 करोड़ वृद्धा, विधवा और दिव्यांग, इनके खाते में 250 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया है। 9,000 करोड़ के गैस सिलेंडर्स बिल्कुल मुफ्त में पिछले 2 महीनों में भरकर सभी लगभग 7.5 करोड़ बहनों को दिए हैं। और इसी तरह से राज्यों को भी हमने कोई कमी नहीं आने दी। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 11,000 करोड़ उनके खातों में ट्रांसफर किया। अब 92,070 करोड़ रुपया डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में, जो केंद्र के कर हैं उसके रूप में दिया है उनको, जो हमने पिछले 2 महीनों में लगातार दिया। जीएसटी का कंपनसेशन उनको दिया। हालांकि हमारी अपनी आय कम हुई है केंद्र की, ना के बराबर है, उसके बावजूद दिया। और यही नहीं, राज्यों को वेज एंड मीन्स एडवांसेस 60% ज्यादा बढ़ा दिए। और FRBM एक्ट के अनुसार 3% उनको कर ले सकते हैं, हम उसको 5% कर दिया है। अब 4.25 लाख करोड़ रुपया राज्यों को और मिल सकता है। कोई कमी ना हमने राज्यों को आने दी, गरीब के खाते में पैसा डाला। और जो हमारे व्यापारी हैं और मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग वाले हैं, इनको 3 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेट्रल के भारत सरकार 100% गारंटी देकर दे रही है। हमने पिछले कल सभी बैंकर्स की मीटिंग की, वित्त मंत्री जी और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि 1 जून को आपको रिपोर्टिंग करनी है कि अब तक आपने कितने लोगों को प्रतिदिन ऋण उपलब्ध करवा दिए हैं, ताकि बैंकों के कामकाज शुरू हो सके, जिसकी पूरी गारंटी भारत सरकार दे रही है। और रोज की कम से कम
हर ब्रांच पे 5-5 लोगों को कम से कम ऋण दिया जाए। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं माफी इसका मतलब लाखों लोगों को। आपने बड़े मूल की बात की यहां पर। मुझे एक चीज आपसे जाननी है। हमारे देखिए, मैं जो भी आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक आम इंसान जो है वो ये समझे कि उसकी आज जीवन जो आने वाले समय में कैसा होगा, उसके लिहाज से मैं कर रहा हूं। मुझे ये चीज आप बता सकते हैं, जो आप लोगों ने अभी तक बातचीत की है, जिस तरीके से आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं बैंकों के साथ, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, लिक्विडिटी के लिहाज से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो फियर साइकोसिस से बाहर निकलकर वापस मूवमेंट में आ जाएगी? और अगर आपको लगता है कब आएगी तो कब तक आएगी? देखिए, बहुत बदलाव आया है सोच में निशान जी। लोग जो आज से 2 महीने पहले बहुत डरते थे, आज उनको पता है कि अगर हम अपना इम्यूनिटी लेवल ठीक रखेंगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसको ठीक रखेंगे और मास्क पहन के रखेंगे, 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, हाथ लगातार साफ करते रहेंगे और अपने आप को संक्रमित नहीं होने देंगे, तो ऐसे जीवन जीना पड़ेगा जब तक आपकी वैक्सीन नहीं आ जाती या और दवाइयां इस पर काम नहीं करती। मृत्यु दर भारत में देखें तो दुनिया भर के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए हमें इससे ये नहीं कि हम एक्साइटेड हो जाएं, एंक्शियस और कहें कि कुछ भी कर ले, नहीं, हमें बचना भी है, आगे बढ़ना भी है। तो बचकर वापस काम पर जाना है, काम को शुरू करना, उसको आगे बढ़ाना है। और बिजनेसेस में जो पैसे की आवश्यकता थी हमने वो दी भी। ईपीएफ का जो 12% काम करने वाले का और 12% काम देने वाले का, वो भी 24% भारत सरकार ने, जिसके 100 आदमी तक की लेबर थी, उसके लिए दिया है। और ईपीएफ में से पैसा निकालने की अनुमति भी दी, 75% तक वो भी हमने कर दिया। लाखों लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फंड और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी हजारों करोड़ रुपए उनको देने का काम किया है। जी। हर वर्ग के लिए पैसा देने का काम किया ताकि कहीं पर कोई कमी ना आए। यहां तक कि मजदूर जो वापस गए हैं वो अपने राज्य में जाएं तो 85% ट्रेन का खर्चा भी मोदी सरकार दे रही है, खाना और पानी मुफ्त में दे रही है। और जब घर वापस जा रहे हैं तो आज तक के इतिहास में इतना पैसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के समय मात्र 30,000 करोड़ मनरेगा में खर्च होते थे। मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया मनरेगा के लिए इस साल के लिए बजट किया है। और 300 करोड़ पर्सन डेज होंगे ज्यादा, ताकि 300 करोड़ कामकाज के दिन और हो सके। 182 रुपए दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है ताकि गरीब की जेब में और पैसा जा सके। सर, मैं आपसे तो हर वर्ग के लिए हमने जो आपने बोला अभी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मनरेगा का एलोकेशन 1 लाख करोड़ तक इंक्रीज किया गया है और जो वर्क है वो करीब 300 करोड़ पर्सन डेज हो जाता है। और इसमें आपने जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज कर दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं 182 से 202 रुपए तक कर दिया आपने। लेकिन जो इंक्रीज बताई जा रही है सर, ये एक सवाल बड़ा है और एक आम इंसान ये जानना चाहता है कि अब मनरेगा के दायरे में शायद बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे। जो एक आकलन है वो ये कह रहा है कि मिनिमम 28% तो है ही है। जो लोग अब गांव की तरफ जा रहे हैं, जो लोग अपने देहात की तरफ जा रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या ये 1 लाख करोड़ जो आपने किया है उस इंक्रीज को देखते हुए उसको सब्सटैंशिएट कर पाएगा, या आगे कुछ और भी इसमें आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं? क्योंकि शायद मनरेगा का दायरा अब और बढ़ाना पड़े, क्योंकि लोग अब अपने घर की तरफ, गांव देहात की तरफ ज्यादा जा चुके हैं। निशांत जी, अभी तो इस वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीने भी पूरे नहीं हुए जी, उसके बावजूद हमने 1 लाख करोड़ का बजट दिया जी। अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने पहले दिन से कहा कि मेरी सरकार गरीब की, मजदूर की, महिला की, युवा की और देश के उन वर्गों की है जिनकी कल तक कोई नहीं सुनता था, उनकी मोदी जी ने सुनी। जनधन खाते मोदी जी ने खुलवाए, आधार कार्ड दिया, मोबाइल की सुविधा, और इसके माध्यम से, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से, जहां देश बंद था हमने फिर भी लोगों के खातों तक पैसा पहुंचाया। 41 करोड़ लोगों के खाते में 60,000 करोड़ के लगभग अगर पहुंचा है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बगैर भ्रष्टाचार के, जी, आपने मोदी जी की सरकार ने उनके खातों में, आपने मुझे बाइट ऑफ द डे दे दी है। 2 महीने जब आपने मुझे बाइट ऑफ द डे दे दी है, मैं आपको माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा, ये बड़ी खबर है। मनरेगा के लिहाज से इस देश के एक बहुत बड़े मंत्री हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है। उनका यह कहना है कि आगे भी हमारे हाथ खुले रहेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, यानी 1 लाख करोड़ के आगे भी। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो हम निरंतर इंप्रोवाइज करते जा रहे हैं।
हालात के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है इंप्रोवाइज करते जा रहे हैं और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझने की जरूरत है कि उनको फियर साइकोसिस यानी भयभीत नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इंप्रोवाइजेशन। सर, अब जो आपने अभी तक किया वो एक जो तबका है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उनके लिए हर कोई ये जानना चाहता है कि मिडिल क्लास जो है उसके हाथ में कैश इन हैंड कैसे ज्यादा आएगा। क्यों मिडिल क्लास की तनख्वाहें कट रही हैं, मिडिल क्लास की नौकरियां भी जा रही हैं, मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास जो एमएसएमई से जुड़ा है उसको आने वाले बहुत काफी समय में बेनिफिट होगा, लेकिन इमीडिएट रिलीफ मिडिल क्लास के लिए एक्सेप्ट फॉर ईपीएफ क्या दिखता है जो कैश इन हैंड उनके हाथ में इंक्रीज करे? देखिए, हमने ईपीएफ के माध्यम से भी दिया है और इसके अलावा जो हमने इनकम टैक्स के रिफंड्स दिए वो भी दिया। ये जो 3 लाख करोड़ का ऋण दिया है और गारंटी पूरी भारत सरकार ने ली, इसीलिए दिया है कि 20% जब उनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी तो सैलरीज में कहीं पर वो कमी ना आने दें, ताकि लोगों की ना नौकरी जाए ना उनको बाकी जगह दिक्कत आए। इसी तरह से जो बाकी कदम उठाए गए, मान लीजिए 25% टीडीएस और टीसीएस में कटौती की, ये 50,000 करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी आपको देगा। आप इनको अलग अलग साइलोस में नहीं देख सकते जी। ये सारे कदम कुल मिलाकर आपके हाथ में लिक्विडिटी कैसे आए उसके लिए कदम उठाए गए हैं। चाहे वो आपके इनकम टैक्स रिफंड की बात हो, चाहे आगे टीडीएस में कटौती की बात हो, चाहे बैंकों से आपको ऋण देने की बात हो, चाहे आपकी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की बात हो, ऐसे जितने भी कदम उठाए गए वो आपके उसी दिशा में है। जैसे 6 लाख से 18 लाख वालों को घर लेने के लिए 2021 तक हमने स्कीम एक्सटेंड कर दी, मार्च तक। अब इसमें 70,000 करोड़ का निवेश आएगा, घर खरीदने वालों को और लाभ मिलेगा इनकम टैक्स में और बाकी उनको राहत मिल पाएंगी। तो ये सारी अगर आप कुल मिलाकर देखोगे तो किसी को एक से किसी को दूसरे से लाभ मिले होंगे। एक सवाल, हालांकि क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ा सवाल है इसलिए पूछना जरूरी भी है ये, हालांकि क्रिटिकल असेसमेंट ज्यादा है ये। आनंद शर्मा जी का ये कहना है कि ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स 20 लाख करोड़ तक के होते ही नहीं। उन्होंने इसको बहुत ही नलिफाई कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। प्योरली पॉलिटिकल सवाल है सर, इस पे आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, इन्हीं की पार्टी की अध्यक्षा ने कहा था कि कोई एडवर्टाइजमेंट ना करे, मोदी जी को बहुत ज्ञान बांटा था, लेकिन 2 दिन पहले ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता, उनके नाम पर बड़े बड़े इश्तिहार छापे गए, लेकिन गरीबों को अपने राज्य में, होम स्टेट में वापस लाने के लिए इन लोगों ने कदम नहीं उठाए जी। क्यों? बसें देने के लिए दूसरे राज्य में जाकर राजनीति की, लेकिन अपने राज्य में जहां मजदूर आने थे और जहां से आने थे वहां पर बसें नहीं थी। विपक्ष में लेकर ऐसी राजनीति और ओछी राजनीति करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है उस समय जहां पूरा देश महामारी से लड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने घोषणा 3 लाख करोड़ की थी, हमने कैबिनेट में पास भी करवा दिया। और इसके अलावा हमने अब पिछले कल निर्मला सीतारमण जी और मैंने मीटिंग की और हमने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा है कि इमीडिएटली पैसा रिलीज करना शुरू कीजिए और 1 जून को रिपोर्टिंग कीजिए अब तक कितना किया है, और उसके बाद हर हफ्ते रिपोर्टिंग होगी, प्रतिदिन हर ब्रांच में कितने लोगों को ऋण दे दिया गया। मॉरेटोरियम यानी कि कर वापस करने की छूट भी हमने, जो ऋण का ब्याज वापस करने की छूट थी वो भी हमने 6 महीने तक कर दी। आरबीआई को अनुरोध किया था, उन्होंने वो भी मांग लिया। इंटरेस्ट रेट लगातार पिछले साल से कम हुए, 6.5% थे, अब 4% पर आ गए। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर आ गया। बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा ताकि वो ज्यादा लोगों को पैसा दे सके। एक के बाद दूसरा कदम उठाया ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम आगे ले सकें। हम कांग्रेस की तरह नहीं कर सकते, एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। हमने 6 साल ईमानदारी से सरकार चलाई है, इसीलिए गरीब के लिए भी सोचा है तो व्यापारी के लिए भी सोचा है। और व्यापारी को ईमानदारी की राह पर लाने के लिए उसको कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी भारी कटौती की और उसको जो एग्जिस्टिंग टैक्स था उसमें भी कटौती की। जो इंडिविजुअल्स थे उनके भी इनकम टैक्स में कटौती हम लोगों ने की थी। ये पिछले 1.5 साल की मैं बात कह रहा हूं, हमने करके दिखाया है। हम केवल बयान नहीं देते, हम करके दिखाते हैं। ये मोदी जी की पहचान है, जो कहा सो किया और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, और ये थोड़ा पर्सनल सवाल भी है। आपके अपने स्टेट में बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, वो क्या है क्रक्स उसका?
जो पूरा देश उसको समझ सके, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस स्टेट से आप आते हैं वहां पर बहुत शुरू से ही बहुत अच्छे से मैनेज किया गया, तो वो क्या है उसका रीजन? देखिए, हमारे यहां पर पहले प्रयास था कि जैसे बाहर से तो कोई आ नहीं रहा था, जो स्थानीय थे, पहाड़ी राज्य होने के कारण थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं, सोशल डिस्टेंस अपने आप मेंटेन होता है, लेकिन जागरूक लोग बहुत थे। अपने गांव में भी एक दूसरे के पास ना जाना, ऐसा उन्होंने शुरू में प्रयास किया। लेकिन बाद में जब बाकी राज्यों से हिमाचल के लोग वापस आने शुरू हुए तो उसके कारण हमारे केसेस थोड़े बड़े हैं। लेकिन अब प्रयास लगातार जारी है कि उनमें भी कटौती हो, क्वारंटाइन और टेस्टिंग लगातार होती रहे, और लोग भी गांव में अब बाहर से आने वाले लोगों को कम से कम 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखते हैं और उनको एक दूसरे से मिलने नहीं देते। तो ऐसा भी प्रयास किया, और ये अधिकतर पहाड़ी राज्यों में देखेंगे आप ऐसा ही हुआ है। उन्होंने संभाल कर रखा, चाहे मणिपुर हो, मेघालय हो, बाकी हो। लेकिन जैसे बाहर से लोग वापस आने शुरू हुए तो उसके कारण दिक्कत होनी शुरू हुई। और मोदी जी की चिंता भी ये थी कि जब लोग गांव में वापस जाएंगे, वहां पर आधारभूत ढांचा नहीं होगा तो क्या होगा जी। इसीलिए शहरों में सुविधाएं थी, तो जो जिम्मेदारी एक होस्ट स्टेट और होम स्टेट की थी जी, वो कुछ राज्य नहीं निभा पाए, जिसके कारण प्रवासी मजदूरों की दिक्कत आई। नहीं तो केंद्र ने तो 11,000 करोड़ आपको दे दिया था आपदा राहत के लिए, आप फ्रंट दिया जी, करों का भुगतान आपके लिए पहले करके दिया जी, वेज एंड मील्स एडवांसेस आपके 60% बढ़ा दिए, FRBM के अंतर्गत आपको 3 से 5% पैसा रेज करने का बढ़ा दिया, जिससे 4.25 लाख करोड़ ज्यादा बढ़ेगा। फिर भी राज्यों ने केवल 14% पैसे का ही उपयोग कर पाए, ले पाए उससे। तो कहीं ना कहीं होम स्टेट और होस्ट स्टेट की बहुत जिम्मेदारी है, बड़ी बात, जहां से काम करने आया और जहां से काम करने गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने रेलवे की योजना दी, 85% खर्चा भी मोदी जी ने सहन किया। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। बहुत कठिन परिस्थिति है और आप लोग निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन TV9 से समय निकालने के लिए, बात करने के लिए शुक्रिया आपका। दो महत्वपूर्ण बातें, पहली, मनरेगा को लेकर एलोकेशन जो है वो आगे बढ़ सकता है, हाथ बंद नहीं है। दूसरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए यह समझने वाली बात है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो बदलते जा रहे हैं, उसमें इंप्रोवाइजेशन होता जा रहा है। तो आप इस भय में ना रहें कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो फिर पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। सर, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब हम बात करें अलग अलग जो स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैं निशान जी प्लीज गो, और कह दो प्लीज गो निशान जी, 1 मिनट बस। जैसे मान लीजिए आपके इनकम टैक्स SSC हैं जी, हमने 26,242 करोड़ इनको पिछले 1.5 महीने में वापस कर दिया जी। 6,70,000 करोड़ के नए ऋण हमने मंजूर कर दिए 67 लाख लोगों के। देश में लोग बाहर नहीं निकल रहे होंगे, लॉकडाउन होगा, लेकिन हमने अपना काम बंद नहीं किया, हमने देश की सेवा करने का काम लगातार किया है, आगे भी करेंगे। ये मोदी सरकार का काम करने का तरीका है। मोदी जी स्वयं 18 घंटे लॉकडाउन के समय काम करते रहे, हम भी करते रहे, और हम देश को ये कहना चाहते हैं, ये जो 3 लाख करोड़ MSME और बाकी व्यवसाय के लिए दिया है, इसकी मीटिंग भी कल निर्मला जी और मैंने की, और हमने सभी बैंकों को कहा है कि रोज कितने लोगों को लोन दोगे, इसकी जानकारी हमें चाहिए। कम से कम एक टारगेट फिक्स किया है, और मैक्सिमम इंटरेस्ट आप क्या ले सकते हैं वो भी तय करके देंगे। सर, आपने MSME का जिक्र किया है, मुझे याद है गडकरी साहब हमारे साथ थे अभी कुछ दिन पहले, और मुझे एक स्टेटमेंट उनका याद है, पिछले सितंबर उन्होंने दिया था। उनका यह कहना था कि करीब 50% कंट्रीब्यूशन अगर GDP में MSME का होगा तब हम 5 ट्रिलियन जाएंगे। अभी बहुत ही अजीब से हालात हैं, हम लोग सिर्फ अपने आप को बचाने और सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। MSME को जो पुश है, जो आप लोगों ने अभी तक इनिशिएटिव दिए हैं, उसमें ऐसा कौन सा बड़ा हुक है जिससे आपको लगता है कि MSME वापस पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है ये। देखिए निशान जी, 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है हमारा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग जी। अब इनके लिए हमने पहला काम यह किया कि 3 लाख करोड़ रुपए का ये जो पैकेज दिया है, इसमें 100% गारंटी भारत सरकार दे रही है, 20% वर्किंग कैपिटल इनको ज्यादा मिल जाएगी, और अभी भी जो मॉरेटोरियम है इनका जो ऋण वापस करने का, वो भी हमने 6 महीने बढ़ा दिया है। RBI को अनुरोध किया था, मैं धन्यवाद, उन्होंने कर दिया है। अब 6 महीने के बाद भी अगर वो चाहें तो इसको टर्म लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी राहत सभी वर्गों के लिए है, व्यापारी के लिए भी, कर्मचारी के लिए भी, आम आदमी के लिए भी। दूसरा, जो 15% तक की इक्विटी का पैसा केंद्र सरकार बैंकों के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाएगी, 75 लाख तक मैक्सिमम। जो खाते NPA हो गए थे उनके लिए भी
आप कल्पना कीजिए जिसका खाता एनपीए हो गया, हम उसको पैसा दे रहे हैं कि अपना काम धंधा चलाए, उसके हिस्से का पैसा भी ईपीएफ में हम लोग जमा करा रहे हैं केंद्र सरकार को। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एपीएमसी एक्ट को बदला है हमने, किसानों को जंजीरों से मुक्त किया है। अब वो देश में कहीं पर भी अपना व्यापार कर सकता है, अपने फसल को बेच सकता है। यही नहीं, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनेगा, खेतीबाड़ी के लिए, कृषि के लिए बनेगा। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जो एमएसएमई की परिभाषा है, हमने इसको बदल दिया है, इसको पंख लगा दिए हैं ताकि ये अपने आकार को और अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। 5 गुना ज्यादा इसका, कई जगह 10 गुना ज्यादा इसकी हमने क्षमता को बढ़ाया है इसकी परिभाषा में। इससे हमारा एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा। जो कल तक अपने आप को 1 करोड़ से नीचे रखते थे, आज वो 5 करोड़ तक जा सकते हैं। जो 10 करोड़ तक थे वो 50 करोड़ तक, जो 20 करोड़ तक थे वो 100 करोड़ तक जा सकते हैं। तो अपने आप में दिखाता है कि एमएसएमई सेक्टर ज्यादा अच्छा करे, इसके लिए हमने किया। दूसरा, कोयला जो विदेश से आता था उस पर कम कैसे हो, कोयले की खदानें हम खोलने जा रहे हैं ताकि प्रति टन पैसा देने के बजाय रेवेन्यू शेयरिंग पर हम आए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सकें और आयात कम हो। बॉक्साइट और कोल का नीलामी इकट्ठी होगी ताकि एल्यूमिनियम सेक्टर को लाभ मिल सके और केवल स्टील और पावर को ही, कोयला नहीं बल्कि जो नॉन कैप्टिव है उनको भी कोयला मिल सके और खदान करके, खनन करके वो आम मार्केट में, खुले बाजार में वो बेच सकें। ये बड़े कदम है रिफॉर्म्स के। इसी तरह से जैसे हम आयात करते हैं अपने हथियारों को, सबसे बड़ा ज्यादा निर्यात आयातक भारत है। हम एक लिस्ट ऑफ वेपन्स बनाने जा रहे हैं जो हम आयात नहीं करेंगे, भारत में ही बनाएंगे। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को और प्राइवेट सेक्टर को उसमें बल मिलेगा और विदेशी पूंजी निवेश 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है ताकि और निवेश हो सके और भारत से आयात भी कम हो और निर्यात के अवसर ज्यादा बढ़ सके। स्पेस के क्षेत्र में हमने दायरा खोला है। जी सर, मैं आपको एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा। देखिए, ये वो चीजें हैं जो आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपसे शेयर करता हूं। नोएडा में हम लोगों का ऑफिस है, आपको पता होगा, ज्यादातर लोग, हम सभी मीडिया के लोग नोएडा में रहते हैं। नोएडा में एक मोबाइल की कंपनी खुलती है, काम शुरू होता है, लेकिन एक ही दिन में उसमें करीब आधा दर्जन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। कंपनी को शट डाउन कर दिया, विच इज वेरी नेचुरल। अब ये जो सिचुएशन है, एक बहुत अलग सिनेरियो है। ऐसे कई केसेस निकल सकते हैं, तो इससे कैसे निपटेंगे? नंबर 1, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेगा, उन सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा और आपका जो भी इनिशिएटिव है उसमें पानी फेरेगा। इससे कैसे निपटेंगे? निशांत जी, 2 बातें हैं। हमने समय समय के साथ सीखा, अनुभव किया और उसके ऊपर फिर अलग से कदम उठाए। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है समय समय पर बदल रहे हैं। आप देख लीजिए, कल आप एक बड़े दायरे में रेड जोन को करते थे, आज शायद उसका अपना क्षेत्र थोड़ा सीमित कर दिया। इसी तरह से कंपनियों में भी जो 14 लोग हैं उनको क्वारंटाइन में भेज देना चाहिए ताकि उनका इलाज हो और बाकी को वापस फ्यूमिगेट करके, पूरा रख रखाव ध्यान करके, सफाई करके, लोगों की वापस टेस्टिंग करके काम पर लाना चाहिए। ऐसे तरीके आगे निकालने पड़ेंगे और इसीलिए हम लोग लगातार छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आप एक रेड स्पॉट के कारण पूरी वैल्यू चेन को नहीं रोक सकते। ये ऐसे सुझाव भी इंडस्ट्री से आ रहे हैं कि रेड जोन में उतने ही एरिया को सीमित करके रखा जाए जितने की आवश्यकता है, बाकी में कामकाज चलने देना चाहिए। तो मुझे लगता है अपने अनुभव के साथ साथ में इसमें बदलाव भी राज्य की सरकारें ले रही हैं, आगे भी लेंगी।